जब इजरायली सेना इजरायल के भीतर रहती है, इजरायल के लोग इजरायल के भीतर रहते हैं, तो उनको एक सुरक्षा कवच मिलता है। जबकि जब ग्राउंड इन्वेजन होता है, चाहे गाजा के क्षेत्र में हुआ रहा हो या फिर अब लेबनान जहां का ब्यौरा अशरफ दे रहे हैं, यानी हवाई हमला हुआ तो हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है वो नष्ट हुआ। लेकिन जब इजरायल की सेना आगे बढ़ी तो उसे नुकसान झेलना पड़ा। अब कैसा है वो सुरक्षा चक्र, वो हम दिखाते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से कोशिश तो ये हुई थी कि इजरायल में मातम की चीख सुने, लेकिन उसकी 181 मिसाइल में से दावा है कि 90% फेल हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह देखिए। इजरायल के तीन जो सुरक्षा चक्र हैं, और एक एक करके हम आपको ये सुरक्षा चक्र समझाते हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये हैं जिन्होंने एक बार फिर अपना लोहा साबित कर दिया है। पहला मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जो 152 किलोमीटर के दायरे में और 12 किलोमीटर ऊंचाई में अंदर आने वाले रॉकेट्स को मार गिरा देता है। यानी पहले डिटेक्ट करता है और हवा में ही उसे शहर तक पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी तस्वीरें आपने कल देखी हैं। दूसरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग है, जिसकी रेंज 301 किलोमीटर है, जो 49 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर आने वाले खतरे को तबाह करने की क्षमता रखता है। डेविड स्लिंग जो हम आपको दिखा रहे हैं, 301 किलोमीटर इसका दायरा और 49 किलोमीटर की ऊंचाई तक। देखिए, मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल ढेर कर सकता है ये। तीसरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो तीसरा सिस्टम है, जो तीसरा सुरक्षा चक्र आप देख रहे हैं, द एरो सिस्टम, जो 2400 किलोमीटर पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही मिसाइल को ध्वस्त कर देता है। इस तरह इजरायल के तीन ये सुरक्षा चक्र हैं जो इस बार भी उसे इतने बड़े हमले से भी बचा ले गए। तो इजरायल का डिफेंस सिस्टम आपने देखा है। अब अगर इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो वो कहां करेगा, वो भी हम आपको बताते हैं। जो हमने एक्सपर्ट्स की राय लेकर हमने ये पूरी लिस्ट तैयार की है। अब इसमें परमाणु ठिकाने भी हैं, यूरेनियम खदान भी हैं, सैन्य ठिकाने हैं, रिसर्च रिएक्टर्स हैं और अघोषित ठिकाने हैं। जानकारों का कहना है कि इजरायल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने, यूरेनियम खदान, सैन्य ठिकाने, रिसर्च रिएक्टर और ये अघोषित ठिकाने होंगे। कहां है? ईरान के 5 परमाणु ठिकाने बताए जाते हैं, जो अराक, इफ्तहान, बशहर, फोर्दो, नातंज में है। इसके अलावा तेहरान में रिसर्च रिएक्टर है। सघन यज्द में यूरेनियम खदानें भी इजरायल के निशाने पर होंगी। पश्चिम के ईरानी सैन्य ठिकाने पर भी इजरायल हमला कर सकता है। हालांकि कई जानकारों को लगता है कि ईरान को मुश्किल में डालने के लिए इजरायल उसकी ऐसी नस दबा सकता है जिससे ईरान तिलमिला जाएगा। ईरान की इस नस का नाम खार्ग द्वीप है। यहां पर उसके तेल डिपो हैं। सबसे बड़ी बात, यहां से उसका 95% तेल बाहर सप्लाई होता है। खार्ग द्वीप ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूर है। यहां से ईरान से निर्यात होने वाला 95% तेल दुनिया में जाता है। यह रणनीतिक रूप से भी ईरान के लिए अहम है। इसीलिए ईरान से जो भी लड़ता है वो यहीं हमला करता है। 1980 के दशक में जब इराक ईरान का युद्ध हुआ था, तब इराक ने यहीं पर बमबारी की थी। तो क्या इजरायल भी ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल पर हमला करेगा? बड़ी बात यह है कि अप्रैल महीने में हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजरायल ऐसा ही हमला उसके तेल डिपो पर कर चुका है। बमों की वर्षा आपने टीवी स्क्रीन पर देखी है। उससे कैसे बचा था इजरायल, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बम आ रहे थे, उसे कौन बचा रहा था? तो एक अदृश्य कवच जो है, जो आयरन डोम कहलाता है, इसकी चर्चा बड़ी हुई है। पिछले साल से अभी तक इसकी चर्चा बहुत हुई है। लेकिन इतनी भारी संख्या में जब बम आए, ये अलग अलग हिस्से हम आपको उस पूरी प्रणाली के दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 करके, जिसमें जो आयरन डोम शील्ड, दुश्मन की ओर से रॉकेट जब छोड़ा जाता है, उस प्रक्रिया में समझिए कि दुश्मन की ओर से रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसके बारे में पता लगाने की चुनौती होती है। यानी कि रेडार, ये जो दूसरे हिस्से में हम दिखा रहे हैं, रेडार रॉकेट का पता लगाता है और उसका पीछा करता है। इसकी अलग अलग प्रणालियां होती हैं, किस तरीके से सेंसर के जरिए वो उसका पीछा करता है। उसके बाद तीसरी प्रणाली जो दिखा रहे हैं, इसका हिस्सा कंट्रोल सिस्टम प्रभावित होने वाली जगह का आकलन करता है कि किस जगह पर निशाना साधकर उस रॉकेट को दागा गया है। और आखिर में जो चौथा आप देख रहे हैं,
ये लॉन्चर इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल लॉन्च करता है और हवा में ही। बचपन में आपको सीरियल्स याद होंगे, जब रामायण में आप युद्ध देखते थे, दो तरफ से, एक तरफ से तीर छोड़ा जाता था, दूसरी तरफ से भी छोड़ा जाता था और बीच में आकर टकराते थे, रोशनी होती थी, नष्ट हो जाता था। अगर आसान भाषा में आपको समझना है तो कुछ कुछ वैसी ही प्रणाली ये होती है। यहां पर इंसान नहीं चलाता है, बल्कि ये पूरी प्रणाली ही उस तरह की है। तो आयरन डोम शील्ड उन खतरों को नजरअंदाज करता है जिनकी गैर रिहायशी इलाके में गिरने की संभावना होती है, और इसीलिए कुछ रॉकेट्स को आप इजराइल के भीतर गिरते देखते हैं, लेकिन आमतौर पर वहां पर कुछ भी होता नहीं है, कोई चीज वहां पर रहती नहीं है। इसीलिए इजराइल को नुकसान नहीं हुआ। केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है कल के हमले में, जो कि एक फिलिस्तीनी बताया जा रहा है। अब अमेरिका ने ईरान के हमले से पहले और बाद में जिस तरह से इजराइल का साथ दिया, वो चौंकाता नहीं है। सब जानते हैं कि इजराइल के आत्मविश्वास की असली वजह अमेरिका का हाथ है, अमेरिका का समर्थन है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका चारों तरफ है, इसीलिए ईरान पर पलटवार करना हो या फिर उस पर हमला करना हो, अमेरिका की मौजूदगी युद्ध का रुख बदलने के लिए काफी है। अब तुर्की में 1465 सैनिक तैनात हैं। ये हम आपको पूरे नक्शे पे दिखा रहे हैं कि किस जगह पर कितने अमेरिकी सैनिक इस समय मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। तो तुर्की में 1465, सीरिया में 800 हैं, इराक में 2500 हैं, कुवैत में 13,500 हैं, जॉर्डन में 3000 हैं, सऊदी अरब में 2700 हैं, यूएई में 3500 हैं, कतर में 10,000 सैनिक अमेरिकी तैनात हैं। अब इसके अलावा पूर्वी भूमध्य सागर का इलाका आपको दिखाते हैं, जो 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एक एम्फिबियस असॉल्ट शिप अमेरिका यहां पर तैनात कर चुका है। क्योंकि यह समुद्र से घिरा हुआ इलाका है, तो यहां पर पहले से 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक एम्फिबियस असॉल्ट शिप आपको दिखा रहे हैं। 4 अतिरिक्त गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पहले से अमेरिकी नौसेना के यहां पर तैनात हैं। लाल सागर में ईरान के खतरे को देखते हुए यह तैनाती की गई है, और ओमान की खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। तो अमेरिका की भरपूर मौजूदगी यहां पर है। अब इसके अलावा और हम आपको वो प्रणाली दिखाते हैं जो आयरन डोम आपने इजराइल की देखी, लेकिन अमेरिका की कौन सी सुरक्षा प्रणाली वहां पर है, तो इसे कहते हैं THAAD, THAAD डिफेंस सिस्टम है ये।